रिलेशंस आर नेवर फ्री फ्रॉम पावर इक्वेशन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बात सटीक लागू होती है। रशिया और चाइना दोनों के बीच के रिलेशन का आधार उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, उनकी इंटरनल इकोनॉमी के साथ साथ जो एक्सटर्नल डायनेमिक्स है, यानी कि दूसरे देशों की क्या नीतियां हैं, ये भी है। मतलब क्या हुआ, रशिया और चाइना का एनसर्कलमेंट किया जा रहा है, घेराव किया जा रहा है बाय यूएस एंड अदर वेस्टर्न पावर्स। जब चाइना की बात आती है तो जाहिर सी बात है केवल यूएस और वेस्ट ही थोड़ा ना नाराज है, नाराज हम भी हैं, नाराज साउथ ईस्ट एशिया के अदर नेशंस भी हैं। तो इस एनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए रशिया या चाइना इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि मिलिट्रिली एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। दूसरा इकोनॉमिकली, आप कहेंगे इकोनॉमिकली कैसे? रशिया के पास है एबंडेंट रिसोर्सेस, ऑयल, नेचुरल गैस एटसेट्रा, लेकिन रशिया के पास जो नहीं है वो है ऐसी कंपनीज जो चाइना के पास है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो सस्टेनेबल वे में हार्नेस कर सकती है इन रिसोर्सेस को। रशिया के पास नहीं इतनी जनता जो स्किल्ड चाइना के पास है, और चाइना को चाहिए एनर्जी। तो ऐसा हो रखा है इस टाइम पर इन दोनों का साथ कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। लेकिन क्या सही में रिलेशनशिप हमेशा ऐसे रहते हैं? अगर आज ऐसे दिख रहे हैं, क्या आज भी हर एक चीज अच्छी है? जनरली इंटरनेशनल रिलेशंस में लोग परसीव करते हैं रिलेशंस को, अब कंसिडरिंग कुछ स्टेटमेंट अगर मिस्टर शी जिनपिंग ने दी इन सपोर्ट ऑफ मिस्टर पुतिन कि रशिया यूक्रेन वॉर में हम रशिया के साथ खड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक फ्रंट पर साथ खड़े हैं। इसी रिलेशनशिप की जितनी भी परतें हैं, जितनी भी लेयर्स हैं, इस वीडियो में हम एक एक करके उसको डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट। आज भी चाइना के कई विचारक कहते हैं कि रशिया ने हिस्ट्री में हमारा अब्यूज किया है अनइक्वल ट्रीटीज के थ्रू कई बार, यानी कि उस टाइम पर रशियन एम्पायर की मैं बात कर रहा हूं, रशियन एम्पायर, उसके बाद आया सोवियत, उसके बाद बना रशिया। लेकिन इस हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट में ये चाइनीज थिंकर कहते हैं कि देखो, कई बार ऐसा भी था कि रशियन एम्पायर इन वेस्टर्न पावर्स के साथ खड़ा हुआ था जब हमारे सामने कुछ ऐसी ट्रीटीज, ऐसी कंडीशंस रखी गई कि अपना एरिया दे दो, कुछ ज्यादा पैसा दे दो, ट्रेड अपनी टर्म्स पर ये लोग हमसे कर रहे थे, और हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारे यहां पर उस टाइम पर जो एम्पायर्स थे देवर वीक। तो यानी कि पॉलिटिक्स इज फॉर स्ट्रांग, हम सब जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम जा रहे हैं इनके इतिहास में। अब कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 1858 की ट्रीटी ऑफ ऑगन और 1860 की ट्रीटी ऑफ पैकिंग दोनों पर्टिकुलरली हार्श थी अगेंस्ट चाइना। चाइना का कहना है हमने 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया रशियन एम्पायर को दे दिया था। अब ये केवल 2 ट्रीटी नहीं, जब हमने रिसर्च की तो पता लगा इतनी सारी ट्रीटीज हैं, यानी कि इतिहास में सब कुछ नॉर्मल नहीं था। अब जरा ऊपर से जरा देखिए कि चाइना और रशिया की रिलेशनशिप में चाइना ने क्या क्या खोया है, तभी आपको पता लगेगा कि अच्छा, इसी वजह से चाइना अब जो एक्सपेंशनिस्ट नीति रखता है उससे रशिया और रशियंस को भी डर लगता है। ये देखिए, यह है ट्रीटी ऑफ कुलजा। यहां पर रशिया गेन्ड एक्सेस टू ट्रेड इन जिंगजियांग। आप कहेंगे ट्रेड इन जिंगजियांग क्या ही दिक्कत है? दिक्कत यह है कि उस टाइम पर ट्रेड का जो कंडीशन है वो भी रशिया ही तय कर रहा था, क्योंकि रशियन एम्पायर की माइट थी भाई, जिसके पास ताकत उसके वो कंडीशंस तय करता है गेम की। चाइना अब यहां पर करीब 600,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था जो इनके फार, जहां पर आप अभी चाइना का नॉर्थ ईस्ट देखते हैं तो वहां पर वो एरिया फिर रशिया के पास चला गया था। रशिया गेन्ड द राइट टू ट्रेड विद सो मेनी पोर्ट्स। China ceded large swaths of northeastern territory. Again, in this part was taken away. China paid Russia 9 million silver rubles. Russia expanded the consul network in the western China. और आप कहेंगे इन सब के बदले मिलता क्या था? इन सब के बदले मिलता था कि देखो, आप सुरक्षित रहेंगे, हमारे लिए ये क्योंकि वॉर में जो हारता है, तो जाहिर सी बात है जो हारता है उसी पर तो कंडीशनैलिटीज लगती हैं। तो ये सारी ट्रीटीज उसी का एग्जाम्पल है। हमें पर्सपेक्टिव पर बात करनी है इस वीडियो में। ये फैक्ट तो मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ, आप उसमें से देख लेंगे। चलिए अब पर्सपेक्टिव पर चलते हैं। समय बदला और यहां पर जो किंग डायनेस्टी थी उसका डिक्लाइन हुआ। उसके बाद एक लीडर थे सुन यत सेन। इसी दौरान वो ये कह रहे थे कि हमें एक यूनाइटेड चाइना का रिपब्लिक बनाना है, एक संगठित देश बनाना है, क्योंकि डिफरेंट डायनेस्टीज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रही थी। जैसे कि इंडिया में भी रही थी, नदर्न साइड में एक, सदर्न साइड में अलग, ऐसा ही चाइना में रही। उसके बाद 2 फोर्सेस उभरी। एक थी कम्युनिस्ट फोर्स जिसको लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, और दूसरी तरफ थी नेशनलिस्ट फोर्स जिसको लीड कर रहे थे चिंग काई शेक। तो ऐसे में ऊपर जो था यूएसएसआर, वहां पर लीडर थे स्टालिन,
तो स्टालिन तो चाहेंगे ना कि कम्युनिस्ट फोर्स ही जीत जाए। तो स्टालिन ने सपोर्ट किया माओ को, और माओ ने चेंग काई शेक की जो कोमिंटांग पार्टी थी उसको पीछे धकेल दिया, और वो सीमित हो गए जाकर कहां पर, फर्मोसा पर, फर्मोसा आइलैंड जिसको आज हम ताइवान कहते हैं। लेकिन आप कहेंगे अब माओ तो एहसान मानते होंगे स्टालिन का, है ना? ऐसा नहीं है। देखिए, माओ वॉज अ नेशनलिस्ट लीडर, तो ऐसे में जो जनता के अंदर सेंटिमेंट्स भरे हुए हैं उसका ही तो इस्तेमाल करके आपको ताकतवर बनना होता है। अगर चाइनीज इतिहास में लिखा हुआ है कि रशिया ने हमारा शोषण किया है और रशिया बॉर्डर पर हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता रहा है, तो बात आई माओ की कि भाई बॉर्डर पर हम स्ट्रीमलाइन करेंगे चीजों को, जो कहीं ट्रीटीज हैं हम उसको रिजेक्ट करेंगे। अब इस रिजेक्शन पर तो फिर विवाद होना ही था। यहां पर स्टालिन और माओ के बीच में विवाद चला। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला इसको हम साइनो सोवियत स्प्लिट कहते हैं, यानी कि दोनों एक पिलर की तरह थे, कम्युनिस्ट पिलर कोल्ड वॉर में, लेकिन दोनों में ही अलगाव हो गया 1956 से 1966। अब यहां पर प्रोमिनेंट रीजन देखिए, इसको तो आप एकदम से कनेक्ट कर लेंगे। यहां पर यूएसएसआर का कहना था कि जो चाइना ने ऑक्यूपाई किया है तिब्बत को, हम इसके खिलाफ हैं। तो एक तरीके से वो इनडायरेक्टली तिब्बत की आजादी को सपोर्ट कर रहे थे। इस मैप से जरा देखिए कि चाइना प्रॉपर क्या है, क्योंकि ये टर्म चाइना प्रॉपर कई सारे जो सोवियत डिप्लोमेट्स थे उनके राइटिंग्स में आए थे। अब इससे तो भाई चाइना को नाराज होना ही था। ये है चाइना प्रॉपर, इसको प्रॉपर चाइना भी कहते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी है वो चाइना का फोर्सफुल ऑक्यूपेशन है, यानी कि चाइना ने जबरदस्ती हथियाया हुआ है। क्या क्या, ये देखिए, चाइना ऑक्यूपाइड ईस्ट तुर्किस्तान, ये अलग आजाद होने की मांग करता है, हम जिंगजियांग रीजन की बात कर रहे हैं। यहां पर चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख, जो भारत का भाग इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। यह चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत, देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया है तिब्बत, राइट। एक और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, माओ को पता था कि चाइना को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप चाइना की इकोनॉमी देखिए, मेजरली तो क्या है, फ्यूडल, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। उसके लिए इरिगेशन चाहिए, लेकिन पानी का हब आपको कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा, तो इसको तो हथियाना ही था। अब वो कोशिश कर रहे हैं ना इस एरिया से डैम के थ्रू कनेक्ट करके फर्दर, यू कैन से दे आर ट्राइंग टू ट्रांसफर वाटर इनटू अदर टेरिटरीज। अब यहां पर है चाइना ऑक्यूपाइड यूनान, तो यानी कि यहां पर देखिए चाइना ऑक्यूपाइड मंगोलिया, ये मंगोलिया है, ये इनर मंगोलिया है। आपको एरिया में ये पार्ट थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन जो मंगोलाइड एथनिसिटी के लोग हैं वो मंगोलिया से ज्यादा यहां पर पाए जाते हैं, और यहां पर भी आजादी की मांग चलती रहती है। तो यही डर माओ को था, भाई जो गलत काम करता है भले ही वो ताकतवर हो जाए, लेकिन अंदर से डर तो रहता है कि भाई जो चालबाजी करके दूसरे के हकों को मारकर छीना है, कोई ना कोई स्ट्रांग बनेगा तुमसे वापस छीन लेगा अपना हक। तो वही डर माओ को था। तो अब ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट आना लाजमी था। अब चाइना के कई हिस्टोरियंस का कहना है कि रशिया ने हमें इक्वल ट्रीट नहीं करा, तो बात तो ठीक है भाई, उस टाइम उनके पास पावर थी। आज के समय में ये तीन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हम इनके रिलेशनशिप में देखते हैं, एक एक के एग्जाम्पल मैप के थ्रू हम समझेंगे। पहला है फार ईस्ट, यहां पर तो रशिया को जरूरत है, यानी कि रशिया का जो फार ईस्ट वाला एरिया है यहां पर एबंडेंट रिसोर्सेज हैं, लेकिन पॉपुलेशन कम है, तो रशिया को चाहिए यहां पर इन्वेस्टमेंट। और इसी की वजह से यहां पर 1988 में रशिया ने बॉर्डर्स को ओपन किया, चाइनीज को कहा आइए पधारिए, आप हमारे यहां समृद्धि लाइए। अब समृद्धि के चक्कर में हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि इस एरिया का 16% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो चाइनीज या तो ओन करते हैं या लीज करते हैं, तो यानी कि इनडायरेक्टली ओनरशिप उन्हीं की है। अब ऐसे में जो रशियंस है उनके अंदर नेगेटिव सेंटिमेंट है, यार ये तो चाइना हम पर हावी हो रहा है। इसी की मैं बात कर रहा था। ये देखिए रशिया का फार ईस्ट रीजन, यहां पर जो लास्ट मतलब जो मिस्टर पुतिन की मीटिंग थी मोदी जी के साथ, मैं बात कर रहा हूं चेन्नई और व्लादिवोस्तोक डायलॉग की, तो उस दौरान हमने इच्छा जाहिर की थी कि भाई हम फार ईस्ट में इन्वेस्ट करेंगे। तो इंडिया इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन फार ईस्ट, लेकिन हमसे ज्यादा इस एरिया का फायदा कौन उठा रहा है, चाइना उठा रहा है। अब क्या रशिया को इससे फायदा है, रशिया को इकोनॉमिकली तो इससे फायदा हो रहा है, लेकिन मुझे बताइए क्या इकोनॉमिकली और सेंटिमेंटल, अगर सेंटिमेंटली लोग अगेंस्ट हैं इसके, तो क्या वाकई वो फायदा माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता। तो इसी फैक्ट की वजह से अब लोग खिलाफ हैं। लोगों का मानना है कि भाई हमारे जॉब्स जा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज जा रहे हैं, क्योंकि चाइना के पास तकनीक है, चाइना के पास वो जो कंपनीज हैं वो अपने मनमर्जी से अपने दामों पर चीजों को खरीद रहे हैं। आप कहेंगे अपने दामों पर कैसे खरीद रहे हैं? देखिए, आमतौर पर आप
और डीजल नेचुरल गैस का रेट कैसे निकालते हैं कि भाई मार्केट में क्या डिमांड है, इस हिसाब से निकालते हैं। लेकिन हर जगह पर क्रूड ऑयल का जो ग्रेड होता है वो एक जैसा नहीं होता, राइट। तो डिमांड सप्लाई से चलता है, और रशिया का अगर जो रिसोर्सेज हैं उसको खरीदने पर रोक लगी हुई है, और वो अभी नहीं लगी, 2014 में भी सैंक्शंस लगे हुए थे। तो बीच बीच में जब भी ऐसे मौके आते हैं तो चाइना इसका फायदा उठाने से पीछे नहीं हटता। चाइना कहता है अब कौन खरीदेगा तुम्हारा भी, तो जरा और ज्यादा डिस्काउंट दो हमको। तो ऐसे में रशिया की जनता को लगता है कि भाई ये तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे, एक दिन तो खत्म हो जाने। तो चाइना दोस्त किस बात का है, चाइना तो इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। तो ये नेगेटिव सेंटिमेंट जो है परलोकेट हो रहा है आम जनता के अंदर। अब ये देखिए, हाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, यानी कि जब सर्वे किया गया तो उनका मानना है कि चाइना जिस तरीके से रशिया के साथ रिलेशनशिप रख रहा है उससे रशिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा है। यानी कि रशियंस का मानना है ये हमारे एरिया को कब्जा लेंगे, पहले ही से बदनाम है चाइनीज। वहां सेनकाकू डियाओ आइलैंड का इशू जापान के साथ, साउथ चाइना सी में स्पार्टले पैरासल आइलैंड का इशू, इधर इंडिया में लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे में रशियंस को भी वही लगता है जो हम इंडियंस को लगता है कि भाई इन्हें दूर करो, ये तो कब्जा लेंगे। उनको 1/3 का कहना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर हमारे इंटरेस्ट को अंडरमाइन करेंगे। ये तो हुआ फार ईस्ट का मुद्दा। मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया था सेंट्रल एशिया। चलिए सेंट्रल एशिया चलते हैं। ये रीजन देखिए, यहां पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो एरिया है, यहां पर ये 5 जो प्रोमिनेंट देश हैं, इसको मॉस्को अपनी इन्फ्लुएंस के अंडर रखता है। ये माना जाता है कि रशिया की सॉफ्ट बैली की तरह है, इससे जरा दूर रहना। यहां पर तो मॉस्को अपना ही इन्फ्लुएंस चाहता है। इन्फ्लुएंस का दर्जा कुछ इससे आपको पता लग जाएगा, जब अफगानिस्तान में काबुल पर काबिज हो गया था तालिबान, तो एक बात बिल्कुल क्लियर करी थी रशिया ने कहा था कि देखो भाई अफगानिस्तानी तालिबान, तुम्हारे जो फाइटर्स हैं उसमें कुछ फाइटर्स तजिक एथनिसिटी के भी हैं, और जिनकी मंशा शायद ये है कि वो तजिकिस्तान का भी कुछ एरिया कब्जा लें फ्यूचर में, या फिर अपने फंडामेंटलिस्ट जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसका यहां पर एनफोर्स करें। तो ऐसे में बैकचैनल्स के थ्रू उन्होंने क्लियर किया था कि कोई भी अगर हरकत तजिकिस्तान में आपने कर दी तो बता दे रशिया की फोर्सेस वहां मौजूद हैं। तो एक तरीके से दुलार कर रखा हुआ है रशिया ने तजिकिस्तान को, इस पूरे एरिया को, यू कैन से। लेकिन पिछले कुछ समय में यहां पर रशिया का इंफ्लुएंस कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना की फुटप्रिंट स्ट्रेटेजिकली, यानी कि सिक्योरिटी वाइज भी और इकोनॉमिकली इसमें बढ़ती जा रही है। तो आप बताइए, मॉस्को तो यही कहेगा ये कैसे चलेगा, राइट। एग्जांपल देता हूं, 2021 की बात है। यहां तजिकिस्तान में अलग से पुलिस स्पेशल फोर्सेस का एक आउटपोस्ट बना दिया चाइना ने 2021 में। अब तजिकिस्तान और रशिया की तो स्पेशल रिलेशनशिप है सिक्योरिटी के लिए। तो वो तो ये वाली बात हो गई कि सुरक्षा के लिए जब तजिकिस्तान को बताया हुआ है कि तुम्हें किसी को देखना ही नहीं, बस मॉस्को की तरफ देखना, हम ले रहे हैं ना गारंटी। लेकिन अगर तजिकिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर चाइना भी लेने आ रहा है तो आपको नहीं लगता कि रशिया के साथ दोस्ती में गड़बड़ी होगी? बिल्कुल यही होगा, राइट। अब ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जरा ट्रेड की बात कर लेते हैं। ट्रेड में एक टाइम पर रशिया इनका प्रोमिनेंट पार्टनर था, लेकिन अब चाइना ने रशिया को रिप्लेस कर दिया है। एक तरीके से मान लीजिए कि चाइना अब इन 5 देशों की जरूरत बन गया है। कारण, भाई इन देशों की इकोनॉमी कब अच्छी चलेगी? जब ये अपना सामान कहीं बेच पाएंगे, राइट। अब ये रशिया से डबल सामान चाइना को बेच पा रहे हैं, तो भाई वो तो इनका खरीदार हुआ ना, ग्राहक हुआ, और कस्टमर को नाराज थोड़ा ना करा जाता है। तो ऐसे में चाइना की प्रोमिनेंट पोजीशन हो गई है यहां पर। 19.3 बिलियन डॉलर का ये ट्रेड था इस एरिया में, 2020 की बात कर रहा हूं। उसके बाद तो कितना और ज्यादा बढ़ गया है। अब इस मैप के थ्रू समझिएगा, ये 2020 का इंफोग्राफिक है। ये शो कर रहा है, ब्लू का मतलब है कि रशिया का डोमिनेंस है इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिक एंगल पर बात कर रहे हैं। 2020 में हालात देखिए, इस स्केल से आपको पता लग रहा है कि जैसे जैसे कलर चेंज हो रहा है रेड की तरफ, तो उसका मतलब है चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये ब्लू तो साफ ही हो गया यहां से, 2020 में ब्लू तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। यानी कि जो स्केल है वो चाइना की तरफ जा रहा है, और तुर्कमेनिस्तान में तो ये समझ लीजिए चाइना में हो गया है ट्रेड के एस्पेक्ट से, है ना। तो ये रशिया के लिए खतरा है। चाइना जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना सब कुछ है रशिया के लिए। आर्कटिक, ये तीसरा हॉटस्पॉट मान लीजिए। यहां पर जो रशिया का इतना बड़ा आप एरिया देखते हैं, उसका करीब 1/5 एरिया वो आर्कटिक में पड़ता है। मिस्टर पुतिन कह चुके हैं कि भाई दे आर ओपन टू डिक्लेयर कि भाई यहां पर ये मिलिट्रीली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेड एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है, राइट।
और वो नहीं चाहते कि कोई और नॉन आर्कटिक नेशन अपनी आर्म ट्विस्टिंग इस एरिया में करे। और कौन सा नॉन आर्कटिक नेशन है जो सबसे ज्यादा इच्छा जाहिर कर रहा है आर्कटिक में? एक ही नाम आपके सामने आएगा, वो है चाइना। तो चाइना के इन मंशाओं के खिलाफ मिस्टर पुतिन कई बार बयान भी दे चुके हैं, जो चाइना की एम्बिशंस है। व्लादिमीर पुतिन ने क्लियर किया कि भाई हमारी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उस एरिया में हम बढ़ा रहे हैं, राइट। 2018 में एक व्हाइट पेपर आया था आर्कटिक पर। चाइना ने कहा है कि उनका पोलर सिल्क रोड का विजन है, यानी कि चाइना कह रहा है कि देखो हम ना भले आर्कटिक में नहीं है, वो तो ज्योग्राफी की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम नियर आर्कटिक तो है ना। एक और खबर आई थी कि चाइना इज लुकिंग फॉर दोज नेशंस हु हैव सम टेरिटरी इन आर्कटिक एंड दे कैन सेल ऑफ देयर लैंड टू चाइना। तो चाइना कह रहा है भले भले मैं आर्कटिक में नहीं हूं, लेकिन यहां से कोई देश तो ऐसा मिलेगा जो अपनी जमीन बेच देगा, और जैसे वो अपनी जमीन बेच देगा उसके बाद क्या है, फिर तो हम भी आर्कटिक के बन जाएंगे, और आर्कटिक के हो गए तो आर्कटिक नेशंस के जो पावर होंगे, जो राइट्स होंगे, वो हमारे पास भी हो जाएंगे। यूएस ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो चाइना ने कहा देखो तुम हमें मत सिखाओ, ये अलास्का लॉरेन जो है ये कहां से तुमने खरीदा ही तो था रशिया से, तो हम भी खरीद सकते हैं। तो ये यहां पर इशू चल रहा है। हालांकि यूएस खरीदने नहीं देगा ऐसा लगता है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन अभी तो यूएस भी नहीं चाहता और रशिया भी नहीं चाहता कि चाइना इस एरिया में अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाए। रशिया ने अपोज किया था चाइना का इन दिस आर्कटिक ओशन, जो अलग से सस्टेनेबल आर्कटिक के लिए एक इनका बैठक हुई थी, तो इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस की बात थी, तो उससे भी एक्चुअली नाराज थे मिस्टर पुतिन, क्योंकि चाइना का ऑलरेडी एक्सपेंशनिस्ट प्लान है। रशिया को ब्लॉक भी किया गया था, मतलब रशिया ने चाइना का एक वेसल इस एरिया में आया था नदन सी रूट का सर्वे करने, तो मिस्टर पुतिन ने कहा इसको ब्लॉक कर दो, इसको जाना नहीं है यहां से। एक रशिया के एक्सपर्ट थे आर्कटिक को लेकर, पता लगा कि इन्होंने कुछ जानकारियां चाइना के साथ शेयर करी हैं, तो मिस्टर पुतिन ने सीधे तौर पर उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। तो कहने का मतलब है हर चीज अच्छी तो है नहीं। अब मेन पेन पॉइंट रशिया का यह है कि स्टैग्नेशन चल रहा है रशिया में, यानी कि एक समय पर रशिया बहुत पावरफुल था, चाइना कमजोर था, लेकिन अब ये सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। और मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी रिलेशनशिप ऐसी नहीं होती जहां पर पावर इक्वेशन ना हो। जिसके पास पावर ज्यादा, दूसरे की जरूरत ज्यादा, तो जाहिर सी बात है झुकाव उसका ही ज्यादा होगा। तो समय बदल चुका है, पावर इक्वेशन बदल चुकी है। इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, मिलिट्रीली, हर एक स्फेयर में चाइना अब रशिया से ऊपर है, ये एक हकीकत है। जरा इकोनॉमी का कंपैरिजन कर लीजिए। चाइना जीडीपी टू क्लाइम टुवर्ड $30 ट्रिलियन 2027 का फोरकास्ट, मतलब ये आईएमएफ का फोरकास्ट है कि 2027 तक अंदाजा है कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी चाइना की, लेकिन रशिया की कितनी, $2 ट्रिलियन। इस ग्राफ से आपको फोरकास्ट पता लग जाएगा। चाइना देखिए कितना तेजी से ऊपर जा रहा है उसकी इकोनॉमी, लेकिन हम यहां पर रशिया में स्टैग्नेशन देख रहे हैं। तो आप सबको पता है कि भाई जो जिसका ग्राफ ज्यादा ऊपर को चलता है, विभिन्न देश उसके साथ ही रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तो काम आएगा। रशिया की अभी जो वैल्यू है चाइना की नजर में, वो है इनका ऑयल, गैस, कोल, राइट। लेकिन आप सबको पता है दुनिया में हर कोई क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन और ज्यादा होता है तो रशिया की जरूरत खत्म कि नहीं, और जिसकी जरूरत खत्म, रिश्ते में भी उसकी अहमियत खत्म है कि नहीं, ये हकीकत है, क्या ही करें। रशिया लेग्स फार बिहाइंड चाइना। जैसे आरएनडी की बात करें, 14 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रशिया से। तो जो ज्यादा खर्च करेगा तो जाहिर सी बात है आउटपुट भी उसको ज्यादा मिलेगा। अब जरा ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर देख लीजिए। ये जो आप रशियन चाइना का कंपैरिजन देख रहे हैं, रेड वाला पार्ट है ये चाइना का डिफेंस एक्सपेंडिचर है, ये रशिया का है। ये जो पूरा है ये नेटो का है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये यूएस का है। तो अगर आप यूएस और रशिया का कंपैरिजन भी देखें तो वी कैन सी कि जो एक्सपेंडिचर है उसमें, डिफेंस स्पेंडिंग में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, है कि नहीं, ये हकीकत है। नाउ पर्सपेक्टिव क्या है लीडर्स का? रशिया के कई लीडर्स का मानना है कि हमारे जो चाइना की जो गवर्नमेंट है उसके साथ जो बातचीत होती है उससे हमें पता लगता है कि दे आर नॉट गोइंग टू ट्रीट रशिया एज इक्वल। खुले तौर पर इनके पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि जो शी जिनपिंग है वो मिस्टर पुतिन को जल्दी ही नेग्लेक्ट कर देंगे आने वाले समय में। कुल मिलाकर हमें बात पता लगी, देखो रिलेशनशिप में कि ये डायनेमिक्स जो हैं ये सबको क्लियर होते ही हैं, राइट। अल्टीमेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्हाट मैटर्स इज नेशनल इंटरेस्ट। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, व्हाट मैटर्स इज नेशनल इंटरेस्ट। तो अब दोनों अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से इस समय एक साथ खड़े हैं, फ्यूचर में डाइवर्ज हो सकते हैं। तो रशिया को सोचना होगा कि चाइना पर कितने समय तक वो रिलाय कर सकता है, क्या उसको अदर पार्टनरशिप्स करने की जरूरत है। तो दैट इज व्हाट इज नीडेड।
रशिया चाइना रिलेशंस कास्ट इट्स शेडो ओवर ग्लोबल ऑर्डर, डिस्कस द वेरियस लेयर्स ऑफ देयर रिलेशनशिप। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन से जुड़े हुए हमने जो डिस्कशन किया है उससे आपको पॉइंट्स मिल गए होंगे।